नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। हमारी क्लास 12th की सीरीज चल रहा है, चैप्टर 4 चल रहा है थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। तो जो हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने बात की थी कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होती क्या है, थेरेपी क्या होती है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो हमने थेरेपी के बारे में तो डिस्कस कर लिया था कि थेरेपी क्या होती है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होती है। कि एक पेशेंट है जो कि अपने थेरेपिस्ट के पास जा रहा है और वो उसको उस स्टेज से बाहर निकालता है ताकि वो अपने जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर को एडेप्टिव बिहेवियर में चेंज कर सके और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे वो खुद डील करना सीख सके कि कैसे वो खुद उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। और तभी तक जो ये जो रिलेशनशिप होती है टीआर जिसको मैंने बोला है, वो उसके बाद एंड हो जाती है। ठीक है, आज हम टोटल मतलब कि फर्स्ट हमारे थेरेपी के बारे में बात करेंगे, साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या होती है। ठीक है, कुछ 4 या 5 थेरेपी है हमारे इस चैप्टर में, वन बाय वन हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी साइकोडायनेमिक थेरेपी, ये दी किसने थी? ये दी थी हमारे सिगमंड फ्रेड ने। सबसे पहले सिगमंड फ्रेड ने इसके बारे में डिस्कस किया था, साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में। उसके बाद कार्ल जंग ने भी किया था। उसके बाद बाकी भी मतलब कि और साइकोलॉजिस्ट आए थे, साइको एनालिस्ट आए थे, जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा उसको मतलब कि मतलब कुछ चेंजेस कर दिए इसके अंदर, अपने अकॉर्डिंग मतलब कि अप्रोचेस निकाल ली। लेकिन जो हमारी फ्रेश अप्रोच थी वो थी साइकोडायनेमिक थेरेपी। ठीक है, इसको हम टॉकिंग थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम टॉकिंग थेरेपी इसलिए बोलते हैं कि जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, वो थेरेपिस्ट के साथ कुछ बातें करता है और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है और उससे डील करना सीखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट की। कितने टाइप के ट्रीटमेंट के मेथड हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं इस थेरेपी के अंदर, जो हमारा जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट है हमारा फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि फ्री एसोसिएशन होती क्या है। नॉर्मली फ्री एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट हैं, और अगर हम मतलब कि जर्नल वे में देखें तो कि दो पर्सन या जो ग्रुप है पर्सन्स का, वो आपस में फ्रीली कोई भी बात है वो डिस्कस कर सके, उनके बीच में कोई भी मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहे, वो कोई भी सीक्रेट्स ना रहे, कि वो क्लियरली मतलब कि अपनी बात को डिस्कस कर पाए एक दूसरे के साथ फ्री होकर। उसको हम बोलते हैं फ्री एसोसिएशन, कि अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं बातों को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्री एसोसिएशन। लेकिन इस ट्रीटमेंट के अंदर होता क्या है? इस ट्रीटमेंट के अंदर जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को बोलता है कि आप रिलैक्स रहो। रिलैक्स रहने के लिए उसे बोलता है ताकि जो उसका अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसकी जो बातें होती है उसकी कॉन्शियस माइंड में आ सके और जो वो थेरेपिस्ट को बता सके। ठीक है, तो फ्री एसोसिएशन के अंदर जो थेरेपिस्ट होगा वो क्लाइंट को बोलेगा, एक मतलब सोफा होता है जिसपे उसको लेटने के लिए बोलता है, मतलब जो लंबे वाले सोफे होते हैं लाई डाउन के लिए, वो उसको बोलता है कि उस पे वो आपको लिटाएगा और फिर आपको रिलैक्स रहने के लिए बोलेगा और आपको आंखें बंद करने के लिए भी बोल सकता है। आपने हिप्नोटाइज का नाम सुना होगा। तो नॉर्मली कहीं ना कहीं ये है ना, मेथड इसी को बोलते हैं फ्री एसोसिएशन को। वो उसको आपको हिप्नोटाइज करेंगे। हिप्नोटाइज का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर मतलब कि ऊपर जादू करना या कुछ और। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि आपको रिलैक्स किया जाता है बिल्कुल, ताकि आप उनकी जो थेरेपिस्ट होता है वो आपको गाइड करता है कि कैसे कैसे आप अपनी जो बातें हैं उनके सामने रख सकते हो रिलैक्स रह के। मतलब कि आपको फ्रीली अपनी जो बातें हैं, अपने सीक्रेट से डिस्कस करने हैं, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनसे बाद में मांग सको और उनके साथ डील करना सीख सको। तो आपको इसके अंदर क्या रहना है? रिलैक्स रहना होता है। ठीक है, तो आपके माइंड में जो भी आएगा रिलैक्स रहने के बाद, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड से रहता है, आपने वो चीजें थेरेपिस्ट को बता देनी होती है उसके अंदर, या आप ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देते हो। नेक्स्ट इसमें आता है जो मेथड होता है हमारा ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने जो ड्रीम्स है, आपके सपने जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें होती हैं, तभी आप उन चीजों को अपने ड्रीम्स में देखते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक सपना देखा, आपका थेरेपिस्ट आपको बोलेगा कि जब भी आपको कोई सपना आता है, आपने तुरंत क्या करना है, जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आपने अपनी नोटबुक लेनी है या कोई भी नोट बनाना है, उसमें उस सपने के बारे में लिखना है। ठीक है, फिर आपने उस
थेरेपिस्ट को अपने थेरेपिस्ट को दिखाना है ताकि वो उसको एनालाइज कर सके, उसको इंटरप्रेट कर सके कि आपने ये सपना देखा है, ये कहाँ से क्या कनेक्ट कर रहा है, या सपने में आप क्या कहना चाह रहे हो, या थेरेपिस्ट उसकी प्रॉब्लम को समझ सके कि ये सपने में ऐसे ऐसे चीजें देख रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके अनकॉन्शियस माइंड में है, ये वो डिजायर्स हैं जो उसकी फुलफिल नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो इस स्टेज में अटका हुआ है, कि इस डिलेमा में है कि वो प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन मेथड हमारा यही बताता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, कि इसमें मतलब कि क्या क्या चीजें होती हैं ट्रीटमेंट के अंदर। मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट में आएगा कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होंगी, मतलब इस ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, क्या क्या हमें फायदा है इसके अंदर। ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो फर्स्ट हमारा जो फेज आता है वो आता है ट्रांसफेरेंस का। अब ट्रांसफेरेंस के अंदर क्या होता है, ये जो होता है हमारा जनरली फ्री एसोसिएशन के अंदर होता है, कि जब एक पर्सन लाई डाउन होता है, रिलैक्स हो जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में उसकी जो भी स्टेज मतलब जो भी क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी इंसिडेंट जो आता है जो उसने कभी फेस किया होता है अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। वो क्या करने लग जाता है, अगर उसकी मतलब कि चाइल्डहुड में जल्दी से ज्यादातर इसको कनेक्ट करके देखा जाता है चाइल्डहुड से, जब वो चाइल्डहुड स्टेज में पहुंच जाता है रिलैक्स होके, और वो इंसिडेंट याद करने लग जाता है जो कि उसकी अनकॉन्शियस माइंड में थे, जो वो जनरली याद करना नहीं चाह रहा था। मतलब ऐसा कोई भी मिसहैपनिंग हुई है, या फिर उसके पेरेंट्स से उसको अलग कर दिया गया है, या कोई ऐसे डिवोर्स केसेस होते हैं कि पेरेंट कस्टडी मतलब कि जो बच्चे की किसी और को दी जाती है, वो सारी चीजें इसमें है। तो वो उसको याद करेगा, और जो जिस पर्सन से उसको प्रॉब्लम है, जिसको वो जिम्मेदार मान रहे हो अपनी सारी गलतियों का, उसको वो क्या समझने लग जाएगा, जो सामने थेरेपिस्ट है ना, वो समझने लग जाएगा कि जो थेरेपिस्ट है वो ही जिम्मेदार है मेरी हर गलतियों का। मतलब वो उस पर्सन को जो जिम्मेदार था उसको थेरेपिस्ट के अंदर देखता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर ट्रांसफेरेंस और दो टाइप के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, एक हो सकता है नेगेटिव। जब आपको आपके माइंड में कोई अनकॉन्शियस अच्छी चीजें आती हैं, अच्छी चीज आएंगी, तो वो पॉजिटिव चीजें देखेगा कि ऐसा कोई पर्सन था जिससे उसको बहुत लगाव था, चाहे उसकी मदर है या फादर है, जिससे उसको बहुत लगाव था, और फिर मतलब कि कस्टडी देते वक्त उस बच्चे को उससे अलग कर दिया गया है। तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव अगर ट्रांसफेरेंस आता है तो वो उसमें अपने पेरेंट्स को देख सकता है, और उनको मतलब कि अच्छे से बहुत प्यार से ट्रीट करेगा। और अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो मतलब कि उस पर्सन को देख रहा है वो जिसने उस पर्सन को उसकी पेरेंट से अलग किया है। ठीक है, ये दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इमोशनल आइडेंटिफिकेशन। इमोशनल आइडेंटिफिकेशन जनरली इसी का पार्ट है, ट्रांसफेरेंस का ही पार्ट है। इसके अंदर आता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को अलाउ करता है कि वो जो भी इमोशनली फील कर रहा है अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो सब कुछ वो उस पर निकाल सके। मतलब थेरेपिस्ट पे अपना एंगर इश्यूज है, या फिर उसको गुस्सा आ रहा है जो उस मतलब कि स्टेट को इमेजिन करते हुए, उस मतलब कि सिचुएशन को इमेजिन करते हुए, या फिर उसको अगर मतलब कि लव आ रहा है, जो भी उसकी फीलिंग्स है वो उस अपनी इमोशंस को थेरेपिस्ट पे मतलब थेरेपिस्ट को शो कर सके या उसके साथ निकाल सके। तो जनरली इमोशनल आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही होता है कि थेरेपिस्ट क्या होता है, अपने क्लाइंट को अलाउड कर देता है कि आपके अंदर इमोशन, कोई भी इमोशंस आ रहा है, आप वो पर्सन समझ के मुझ पे वो चीजें निकाल दो, ताकि वो पर्सन की जो गिल्ट वाली फीलिंग होती है, या फिर कोई भी ऐसी फीलिंग्स थी जो उस वक्त वो नहीं निकाल पाया, जिसकी वजह से वो आज इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर है, तो वो उससे हट सके। क्योंकि हम साइकोलॉजिकली मतलब कि डिसऑर्डर हमें कब होते हैं, हम इन प्रॉब्लम्स में तभी मतलब कि आ पाते हैं, तब हम अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से दूसरे पर्सन के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस अपने ही अंदर रख लेते हैं। तो जिन लोगों को गुस्सा आता है और वो निकालना चाहते हैं अपना गुस्सा, तो अपने फ्रेंड से आप बात कर सकते हो, अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, अपनी मतलब फैमिली में कोई भी है जो पर्सन आपको अंडरस्टैंड करता है, या आपको लगता है कि इनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, ये समझेंगे, आप उनके साथ जाके बात करो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। लेकिन कभी भी अपने इमोशंस को अपने अंदर मत रहने दो, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आगे जाके, अगर ये चाइल्डहुड की इश्यूज है, कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी पूरी लाइफ आपकी जो है वो रुइन करने वाले हैं, आपकी पूरी लाइफ खराब करने वाले हैं।
तो इससे अच्छा यही होगा, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, या कोई भी मतलब 1 2 3 कोई भी पर्सन है जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हो। अगर वहां नहीं कर पाते हो तो आजकल बहुत सारी मतलब कि ऑनलाइन है ना, बहुत सारे मतलब कि ऐसे एनजीओ खुली हुई है, या फिर ऐसे नंबर है जहाँ पे मतलब कि अगर आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं या फिर आप इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो और आप उन लोगों को अपनी बातें मतलब कि एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने डिस्कस कर सकते हो कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर भी या फिर बाहर की कंट्रीज में भी जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर कोई वो ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं उनके साथ कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते अपनी बातें डिस्कस करने के लिए। तो उनको करना क्या है कि आपको ऑनलाइन जाना है, आपने सिर्फ टाइप करना है अपने मतलब कि जो गूगल है या क्रोम, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, आपने वहां पे टाइप करना है कि सुसाइडल मतलब कि थॉट से बचाने वाली एनजीओ जो है, या फिर कोई भी जो मतलब कि हेल्प कर रही है एनजीओ किसी भी पर्सन पे साइकोलॉजिकली हेल्प कर रही है, मेंटल डिसऑर्डर से निकलने के लिए हेल्प कर रही है, तो आपने वहां पे उन पे नंबर दिए होते हैं, आपने वो कॉल डायल करनी है और उनसे बातें करनी है। जो भी आपको 1 2 3 जो भी क्वेश्चन मन में आ रहा है आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। और प्लस पॉइंट ये है वो किसी को बता भी नहीं पाएंगे आपकी बातें, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं आएंगे उनके अंदर, ठीक है। तो इस मतलब कि जो हमारी क्लास है उसके एंड के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में 2 3 मतलब कि कॉन्टेक्ट डाल दूंगी, जिससे आप क्या कर सकते हो कि अपनी बातें उन मतलब कि पर्सन के साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मैं 2 3 मतलब एनजीओ के नंबर डाल दूंगी। अब इमोशनल आइडेंटिफिकेशन के बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना या किसी चीज को होने से रोकना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अनकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज आई क्लाइंट के, वो थेरेपिस्ट को बता देता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है, या एक प्रॉब्लम है इस थेरेपी के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, कई बार आप ये सोचते हो कि यार ये प्रॉब्लम है, जैसे कि हो सकता है कि आपने कोई ऐसी गलती करी हो, या फिर किसी का अनजाने में आपके हाथों मर्डर हुआ हो, या फिर आपने कोई चाइल्डहुड के अंदर या फिर वैसे एडल्टहुड के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक की हो, किसी को मतलब टीज किया हो, बुली किया हो, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। तो आप क्या करते हो, आप अपनी उस इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश करते हो। डेलिबरेटली भी हो सकता है कि जानबूझ के आप उस इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश करो, नहीं बताना चाहते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि यार जो आपका थेरेपिस्ट है वो आपको जज करेगा। मेन इशू ये हो जाता है कि आपको ये लगता है वो जज करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपका थेरेपिस्ट आपको काम डाउन करता है, आपको भरोसा दिलाता है कि आप उनके साथ कोई भी बात डिस्कस कर सकते हो, चाहे वो कोई भी केस है, चाहे वो रेप का केस है, चाहे वो मर्डर का केस है, या फिर कोई भी ऐसा केस जो डाइवोर्स का केस हो सकता है, तो उसमें क्या होगा वो आपकी हेल्प करेगा। और प्लस पॉइंट ये है कि वो ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है जिसके अंतर्गत वो क्या करता है, आपकी सारी बातों को या अपने जितने भी केसेस होता है उनको रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो इवन अपनी फैमिली के साथ भी वो चीजें डिस्कस नहीं करता, ठीक है। तो आपने क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का एक फेज आता है। अब इसमें 2 चीजें आती है रेजिस्टेंस के अंदर भी, एक आता है डेलिबरेटली, ठीक है। ये होगा डेलिबरेटली कि आपने जानबूझ के वो बातें छुपाई हैं ताकि आप मतलब कि आपका थेरेपिस्ट आप पे ट्रस्ट कर सके, या फिर आपको नेगेटिव जज ना करे, वो आपको जज ना करे कि आपने मतलब कि ये चीजें की हैं तो आप गलत इंसान हो, ठीक है। इसलिए आपने एक तो डेलिबरेटली हो गया कि आपने जानबूझ के छुपाई, एक हो गया कि अनकॉन्शियस माइंड में थी वो आपके, आप बता मतलब कि आपके माइंड में ही उस वक्त वो चीजें नहीं आई कि आप उस थेरेपिस्ट के साथ अपने डिस्कस कर सको, मतलब कि आपको लगा कि यार ऐसी कोई बात है ही नहीं, या फिर मतलब कि ऐसी कोई बात मतलब डिस्कस करने लायक ये बात है नहीं, तो आपने उस बात को जाने दिया, वो चीजें भी आती हैं। कि आपने नेग्लेक्ट कर लिया, वो चीज आती है। तो रेजिस्टेंस 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो आप डेलिबरेटली कोई चीजें ना बताओ, और एक गलती से आपके माइंड में वो चीज नहीं आई, आपके अनकॉन्शियस माइंड में थी, कॉन्शियस माइंड में नहीं थी, तो आप नहीं बता पाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मेनली यही होता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है इसके अंदर वो आता है इंटरप्रिटेशन कंपोनेंट्स, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है जो इंटरप्रिट करने लायक होती है इस ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। क्या क्या बताने लायक चीजें होती हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है, या फिर इसका क्या क्या फायदा आता है इस थेरेपी का, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन बेसिकली होता क्या है कि आपने क्या करना है,
जो थेरेपिस्ट है उसने क्या करना है, अपने क्लाइंट को कन्फ्रंट करना है, उसको बताना है कि जो भी इश्यू हुआ, अगर वो उसमें रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि उसी की गलती है कि वो उस चीज को इतना मतलब अपने पे हावी कर रहा है या फिर इतना उसके बारे में सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, तो आपने अपने क्लाइंट को कन्फ्रंट करना है कि देखो ये जो आपने गलतियां की हैं, ये कहीं ना कहीं आप इस चीज को रिस्पॉन्सिबल हो। कैसे हो रिस्पॉन्सिबल उसको बताना है कि देखो यहाँ यहाँ पे आपने गलतियां की हैं, अगर आप यहाँ पे ओवर थिंक नहीं करते या फिर जनरली ये चीजें हैं बहुत लोगों के साथ हो रही हैं, आपको इस पे इतना मतलब कि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इससे ऐसे ओवरकम कर सकते हो या फिर आप कहीं और मतलब कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप वहां पे ये चीजें कर सकते थे, आपने नहीं किया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपने उसको मतलब कि ब्लेम भी नहीं करना है, प्लस में आपने उसको प्यार से कामली रिलैक्स करके उसको समझाना है कि यहाँ पे आपने आपसे गलतियां हुई हैं, अगर नहीं करते तो चीजें चेंज हो सकती थी, तो और आपकी प्रॉब्लम का और कोई जिम्मेदार नहीं है, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो इसके लिए, कहीं ना कहीं हमारा माइंड ही होता है इसका जिम्मेदार। तो आपने अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है, आप अच्छी तरीके से उससे डील कर पाओगे, आपने उसको कन्फ्रंट करना है। सेकंड आता है हमारा क्लैरिफिकेशन। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है क्लाइंट के अंदर, मतलब कन्फ्रंटेशन के करने जो हमारा स्टेप है उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है, तो आपका जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट को क्लैरिफाई करेगा कि जहां जहां पे उसकी कंफ्यूजन होगी उस मुद्दे को वो डिस्कस करेगा, क्लियर करेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके क्लाइंट के माइंड में, ठीक है। जब तक ये स्टेप अगर ये स्टेप जो होता है फुलफिल नहीं होता, तो इसी इन दोनों स्टेप पे ही वर्क हमारा चलता रहता है, इस स्टेप को बोलते हैं वर्किंग थ्रू। जब तक उसकी क्लियर मतलब कि उसकी कंफ्यूजन जो होती है क्लाइंट की वो क्लियर नहीं होंगी, तब तक यही स्टेप चलते रहेंगे, कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं, इन दोनों स्टेप को हम बोलते हैं वर्किंग थ्रू, कि इन्हीं पे काम चलता रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकते आप जब तक आपकी जो माइंड की, आपके क्लाइंट के माइंड की सारी चीजें डिस्कस नहीं होंगी या क्लियर नहीं होगी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप आता है, इसके अंदर आता है इंसाइट। अब इंसाइट क्या होती है, जब ये चीजें होती है, कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद जो हमारा जो क्लाइंट होता है उसके माइंड में इंसाइट का मतलब होता है अपने आप को मतलब जान पाना, ठीक है। अब ये दो टाइप का होता है, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल। जब वर्किंग थ्रू प्रोसेस हो जाता है उसके बाद क्लैरिफिकेशन हो जाती है, तो इनसाइट में क्या आएगा, आपका जो क्लाइंट है उसके अंदर उसका इंसाइट होना चाहिए, इमोशनल इंसाइट भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल। इमोशनल इंसाइट के अंदर हो जाएगा उसको अपने इमोशन से रूबरू होना, कि वो अपने जो इमोशंस है कि उसने कैसे कैसे रिएक्ट किया था, किस सिचुएशन में कैसे उसे रिएक्ट करना चाहिए था, वो उसके माइंड में क्लियर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल, कि आप कैसे इंटेलिजेंटली उस पर वर्क कर सकते थे या कर सकते हो, कैसे उस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हो, अपनी इंटेलिजेंस को समझ पाना। ये दो इंसाइट होते हैं एक पर्सन के या एक क्लाइंट के माइंड में, ये चीजें होनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए माइंड में कि आपके अंदर कौन कौन से इमोशंस हैं, आप कैसे उनके साथ डील कर सकते हो, वो इंटेलेक्चुअल लेवल भी होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप इसके अंदर आता है हमारे साइकोडायनेमिक थेरेपी के अंदर, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन का, या फिर जो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन होती है इन सब स्टेप की वो कितनी रहेगी, ठीक है, या स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, इनिशियल, मिडल और लास्ट स्टेज, और टर्मिनेशन स्टेज भी बोलते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होता है कि जब क्लाइंट जो है वो थेरेपिस्ट के साथ क्या होता है, फ्रैंक हो जाता है और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने का सोच लेता है, ठीक है। जब हमारी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनती है उसको हम बोलते हैं स्टेप 1 या इनिशियल स्टेज, ठीक है। तो इसके अंदर कहां से कहां आ जाएगा, जो हमारा ये है ना मतलब कि टीआर, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनना, ठीक है। जब आप फ्रीली मतलब कि अपनी बातें डिस्कस कर पाते हो, टीआर बन जाती है, ये हमारा है इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज है ये हमारी, ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, ये वाली। नेक्स्ट हमारा जो मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट आता है कि और इंटरप्रिटेशन आता है, ये सारा इंसाइट तक जो आता है वो हमारी आएगी सेकंड स्टेज, मिडल स्टेज भी बोलते हैं इसको। ये जो हमारी आ जाएगी ना, ये सारी हमारी आ जाएगी मिडल और सेकंड स्टेज।
जिसमें हमने क्या किया है कि हमने ये जाना है कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं और अपने चीजों को डिस्कस किया है, या थेरेपिस्ट ने हमारा ट्रीटमेंट को कैसे कैसे किया है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारा इनसाइट तक आ जाएगा इसके अंदर। फिर हमारी नेक्स्ट लास्ट स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेज। जो जब हम जो हमारी टीआर होती है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप होती है, उसको हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारी है फाइनल स्टेज और लास्ट स्टेज भी बोलते हैं, टर्मिनेशन स्टेज भी बोलते हैं इसको। और इसको एंड करने का रीजन क्या होता है? इसको एंड करने का रीजन ये होता है कि जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट पे पूरी तरह से मतलब डिपेंड ना हो जाए। वो ये ना समझे कि यार मेरे को तो कोई भी प्रॉब्लम हो मैं अपने मतलब कि थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा, वो सॉल्व कर देगा, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे डील करने की अपनी प्रॉब्लम के साथ जरूरत नहीं है। तो ऐसा ना हो, वो पूरी तरीके से अपने मतलब कि थेरेपिस्ट पे डिपेंड ना हो, इसलिए इस स्टेज का होना जरूरी होता है। ठीक है, और ये जो ट्रीटमेंट होता है ना साइकोडायनेमिक थेरेपी का, ये 4 वीक से लेके कई सालों तक भी चल सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका जो मतलब कि कितना सीरियस है, मतलब कि आपका जो लेवल है प्रॉब्लम का, ये डिसऑर्डर का लेवल है वो कितना सीरियस है। ठीक है, वो चीजें इसमें आ जाएंगी। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कृपया मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।